Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry ma'am. And students, today we will discuss test paper of atomic structure. तो बच्चों जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है आप उसका एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर इस टेस्ट पेपर का लिंक मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है। जहां डाउट होता है वो वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। So let's start from question number 1. If the nitrogen atom has electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of normal ground state configuration 1s2, 2s2, 2p3 because the electrons would be closer to the nucleus. Yet 1s7 is not observed because it violates. तो बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना। अब एटॉमिक नंबर 7 है तो जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू अफबाउ दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब अफबाउ क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो भाई 1s की एनर्जी कम है ना, तो पहले 1s पे फिल करो, आफ्टर दैट 2s और फिर 2p। तो ये कह रहा है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 के साथ इलेक्ट्रॉन 1s पे फिल कर दो ना, है ना। 7 के साथ 1s में क्यों नहीं फिल कर रहे हो आप, 1s के बाद 2s में क्यों जा रहे हो। अगर हम 1s में 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो ये कौन से रूल को वॉयलेट करता है ना, किसके अगेंस्ट चलता है। तो बच्चों एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने, भाई 1s2 ही होता है, 1s3 तो होता ही नहीं है ना। तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट था पॉलीज का, है ना। अकॉर्डिंग टू पॉली नो 2 electrons present in an orbital can have same set of 4 quantum number। मतलब भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 क्वांटम नंबर सेम रहेगी, बट एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तीसरे की तो जगह ही नहीं है, ठीक है। तो 1s7 नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि ये अगेंस्ट हो जाएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो करेक्ट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर 3, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Now, arrange the wavelength lambda of the following emission lines of hydrogen atom in an increasing order। तो बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब हायर से लोअर में जंप कर रहा है, तो देखो 3 से 1 में जंप कर रहा है, 5 से 3 में, 12 से 10 में और 22 से 20 में। अब आपको पता है जैसे जैसे बच्चों न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, है ना, n=1, n=2, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे एनर्जी की वैल्यू घटती जाएगी। क्लियर, आप 10 पे पहुंच गए, 20 पे पहुंच गए, 22, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, घटता जाएगा। अब बच्चों एनर्जी और लैम्डा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो एनर्जी का डिफरेंस घटेगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे दूर चले जाओ तो सबसे दूर 22 है, 22 और 20 का डिफरेंस जो होगा दैट इज लीस्ट अमंग ऑल दीज डिफरेंसेस, है ना। तो डेल्टा ई मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा 4 सबसे ज्यादा। अब दूर कौन है, तो 12, तो 12 और 10 का डिफरेंस इसके बाद का होगा, फिर 5 और 3 का, और 3 और 1 का डिफरेंस इन सब में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ हायर एनर्जी लेवल देखना है, 22 मतलब सबसे दूर चला गया, तो सबसे दूर चला गया तो एनर्जी बहुत कम है, तो डिफरेंस भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा और लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा 4 ग्रेटर देन लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 तो लैम्डा 4 मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, और लैम्डा 1 मिनिमम। तो आंसर आपका सेकेंड जो है ये करेक्ट है। Choose the correct relations on the basis of Bohr's theory. So velocity of electron inversely proportional to n। तो बच्चों velocity का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे 2.186 into 10 to the power 6 into z upon n मीटर पर सेकेंड। तो velocity जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 तो करेक्ट लग रहा है भाई, चलो ए तो करेक्ट है। नाउ फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की होगी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। अब अगर नहीं फाइंड करनी आती तो देखो वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर्कुलर पाथ में
रिलेशन है ना, बोर्स थियरी के अकॉर्डिंग पाथ तो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या है 2πr और टाइम क्या है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम का इन्वर्स कर दोगे या टाइम निकाल दो, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टाइम प्रोपोर्शनल टू रेडियस और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपको फॉर्मूला क्लियर है, टाइम आ जाएगा। टाइम का उल्टा कर दोगे बच्चों तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो फाइनली आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n क्यूब के इनवर्सली। तो बच्चों बी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, नाउ रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला आपने लर्न किया था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो बच्चों रेडियस एन स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट जेड के इनवर्सली है, तो सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नाउ डी, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों फोर्स जो था F इक्वल्स टू क्या था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिखते थे K ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बोर्स पोस्टुलेट के अंदर फर्स्ट पोस्टुलेट यही था, है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है K ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आर तो मैं कहूंगी भाई आर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड के इनवर्सली, है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो बच्चों फोर्स हो जाएगा जेड स्क्वायर के डायरेक्टली, कर दोगे ना आप, तो इनवर्स है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा आर जेड के इनवर्सली है। ठीक है, लेकिन फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली है तो जेड स्क्वायर के क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और n4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डी ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो आपसे पूछे है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट ए है, बी है और डी है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। The difference between n and n+1 Bohr's radius of hydrogen atom is equal to n-1th Bohr's radius. The value of n is, तो बच्चों रेडियस का डिफरेंस है यानी n शेल की रेडियस माइनस n+1 शेल का रेडियस इक्वल्स टू किसके है n-1 के। अब बच्चों रेडियस जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर r की जगह n पुट करना हो तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n-1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज n स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है भाई, अब क्या करें तो देखो n स्क्वायर कैंसिल कर दो। ठीक है, ये +1 उधर जाएगा तो -1, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो अब आपके पास जो डेटा है दैट इज n स्क्वायर इक्वल्स टू 2n इधर ले आओ बच्चों, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 4n और n का जो वैल्यू है दैट इज 4। अब n का वैल्यू 4 आ गया क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। सिंपल। सो चलो आगे चलते हैं। आई होप क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे होंगे बच्चों। गिवन बिलो आर द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मार्क द लाइंस विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बच्चों पहला है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन आता तो 1 में है और हायर ऑर्बिटल 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है और जोन यूवी होता है, तो बच्चों फर्स्ट तो करेक्ट है। बार्मर सीरीज तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पे, हायर से आएगा लेकिन 2 में आएगा, तो n1 तो 2 हो गया और 3, 4 से। बट बार्मर सीरीज बच्चों विजिबल जोन में होती है, इसने इंफ्रारेड दिया तो ये तो गलत हो गया। नाउ पैशन सीरीज इलेक्ट्रॉन 3 में आएगा, हायर 4, 5, 6 कहीं से भी आ सकता है और इंफ्रारेड जोन, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट
अब पी फंड तो बच्चों लाइमन बैमर पाश्चन और ब्रैकेट होता है ना। पी फंड के लिए तो N1 की वैल्यू, पी फंड के लिए N1 की वैल्यू 5 होती है और N2 आपका हायर एनर्जी लेवल हो सकता है। तो हम कहेंगे भाई ये पी फंड का ठीक नहीं लग रहा है ना, N1 की वैल्यू 5 होनी चाहिए और N2 की वैल्यू, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट ही तो पूछा है। अच्छा, मार्क द लाइंस विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बच्चों ये तो करेक्ट है, फर्स्ट और 3 तो क्या है, करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, तो बामर इनकरेक्ट है और पी फंड इनकरेक्ट है ना, यानी सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन 3। क्लियर? नाउ व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल एग्जिस्ट। तो बच्चों अभी तक तो हमने यही पढ़े थे s p d f। अब आगे अगर फ्यूचर में डिस्कवरी होगी तो सबशेल है ना, इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाएंगे, देन इट विल बी g और h। ओके, सो l की वैल्यू तो बच्चों l 0 1 2 3 4 एंड 5। नाउ SPDF l की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 4 5। अब n तो बच्चों l जो है वो n से एक कम रहता है, यानी n हमेशा l से एक ज्यादा ही रहेगा। अगर l 0 है तो n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ l 1 है तो ये 2, तो आपको पता है 1s होता है 2p होता है। सिमिलरली यहाँ 3d, यहाँ 4f, तो अगर g लाना है तो कम से कम आपके पास g लाना है तो कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, n की वैल्यू 5 होनी चाहिए जो g ऑर्बिटल को अलाउ करे। अब एक बार अलाउ तो आगे तो अलाउ हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम कहेंगे भाई g ऑर्बिटल के लिए n जो है दैट शुड बी 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4th। Which of the following statement in relation to the hydrogen atom is correct? Now 3p orbital is lower energy than 3d। तो बच्चों वैसे तो करेक्ट है, बात हाइड्रोजन एटम की चल रही है ना। वैसे 3p की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, तभी इलेक्ट्रॉन पहले 3p में फिल होता है फिर 3d में। 3s ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन 3p, ये भी ठीक है ना। हाइड्रोजन को छोड़ दे तो जनरल बात ये ठीक है। 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स ऑल हैव सेम एनर्जी। 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d। अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बात किसकी चल रही है बच्चों, तो बात चल रही है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, है ना। हाइड्रोजन एटम क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज है, ठीक है भाई। और अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है तो भी इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो हमें पता है 1s में ही तो फिल करना है, n = 1 में ही तो रहेगा, है ना। SPDF की तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो फिल करना है ना, जब तक आपके पास फर्दर स्टडी नहीं थी, ठीक है। जैसे हम बोर्स मॉडल की बात करें तो फर्दर स्टडी तो आपके पास है ही नहीं, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो तो यही रहेगा ना, n = 1, तो SPDF की बात होगी नहीं, है ना। अगर n = 3 है तो फिर 3 में जो भी है उन सबकी एनर्जी क्या है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स ऑल हैव सेम एनर्जी, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है एनर्जी डिपेंड्स ऑन n, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है ना, तो गलती करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n पे डिपेंड करेगा बच्चों। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which two orbitals are located along the axis and not between the axis? तो बच्चों अगर मैं D की बात करूं तो D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D सबशेल में, ठीक। नाउ DXY, DYZ एंड DXZ, ठीक है। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इन सेट को हम कहते हैं T2G, ट्रिपल ई डिजेनरेट, एंड दे आर सिचुएटेड बिटवीन द एक्सिस, ठीक है भाई। ये तो एक्सिस के बीच में है और रिमेनिंग जो 2 है जैसे dx² y²
and dz². These two orbitals are situated on the axis. एक्सिस के ऊपर होते हैं. तो अगर D का कुछ मिल रहा है, चारों ऑप्शन में D है, तो मुझे पता है नॉट बिटवीन द एक्सिस, मतलब इनमें से कोई आंसर मत लेना, है ना, आंसर इन दोनों में से लेना. अब P की बात चल रही है बच्चों, तो P में 3 ऑर्बिटल होते, px, py और pz. तो बच्चों P ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप होता है ना. तो अगर मैं px की बात करूं तो डंबल x पे होगा, py की बात करूं तो डंबल y पे होगा, और z की बात करूं तो डंबल z पे होगा. ठीक है, तो ये तीनों तो क्या होते हैं, एक्सिस के ऊपर ही होते हैं. दो ही तो है, मतलब दो लोब्स ही तो है, इसलिए. तो देखो dxy हमारा आंसर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया. अगेन सेकंड में dxy, फिर हमारा आंसर नहीं होगा. dyz, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. dx²y² पॉसिबल है, और p का तो कोई भी ले लो. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4th. Which quantum number defines the orientation of orbital in the space around the nucleus? तो बच्चों न्यूक्लियस के चारों तरफ ओरिएंटेशन है ना, ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? तो फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल वो शेल के बारे में बताएगा. सेकेंड एजीम्यूथल वो सबशेल के बारे में बताएगा. एंड द थर्ड क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस. तो हम कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात चल रही है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3. कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. तो बच्चों आपके पास n है, l है, m है और s है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. तो आपको बताना है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है. तो देखो n 3 है, तो l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, तो l 0 है, m 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और s की वैल्यू प्लस है. ठीक है, देखो पहले मैं लिख लेती हूँ भाई, n की वैल्यू जो है बच्चों वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है. L की जो वैल्यू है इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड कहाँ पे होगी, n-1. और m की जो वैल्यू है दैट विल बी -L2 + L. और स्पिन क्वांटम नंबर, तो बच्चों ये तो 2 ही वैल्यू होती है, या तो +हाफ या -हाफ, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं. नाउ फर्स्ट ऑप्शन में तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है. ये क्या पूछ रहा है, नॉट पॉसिबल, तो पहला तो पॉसिबल है. नाउ बी, तो देखो n2l2, यहां गड़बड़ हो गई. n2 है तो l तो 2 हो ही नहीं सकता, है ना. n एंड l कैन नेवर बी इक्वल, n और l कभी बराबर नहीं हो सकते. तो हम कहेंगे भाई b तो गड़बड़ है. ठीक है, नाउ n4 l3 ओके, m-2 पॉसिबल है ना, स्पिन क्वांटम नंबर -हाफ हो सकता है. नाउ n1 l0 m-1, ये फिर गलती हो गई. अगर आपका l ही 0 है तो m क्या होगा, 0 ही रहेगा. 0 में तो +0 -0 है नहीं, है ना. तो हम कहेंगे ये d, ये फिर गलत हो गया. ओके, नाउ n3 l2 पॉसिबल है. नाउ m-3 ये कैसे हो गया, m की वैल्यू तो l से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो ये फिर गलती हो गई. तो बच्चों e भी आपका रॉन्ग हो गया. अब आपसे क्या पूछा है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो बी डी ई गलत थे, यानी नॉट पॉसिबल. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1. व्हाट इज द फुल डीजेनरेसी, स्पिन डीजेनरेसी included of the n = 3 state of hydrogen atom in the absence of magnetic field. तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है. अब देखो स्पिन डीजेनरेसी मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताने हैं आपको. तो बच्चों अगर n 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, या छोड़ो n 3 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहेंगे भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं 2n². तो 2n² यानी कि 2 × 3 × 3. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 18. ठीक है,
तो फुल डीजेनरेसी, स्पिन डीजेनरेसी बतानी है तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो 9 तो क्लॉकवाइज और 9 क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो स्पिन डीजेनरेसी विल बी 18, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4th। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट when electron in an atom moves from 4 to 2? तो बच्चों n equals to 4 तो है तुम्हारा हायर एनर्जी लेवल और n equals to 2 है लोअर एनर्जी लेवल। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन ये तो कह रहा है गेन करेगा, तो ये तो गलत है ना। पूछा गया है करेक्ट, तो ये तो काम का नहीं है। नाउ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल वुड हैव लेस एनर्जी देन 1 in 2p। तो बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन 2p में भरता है, फिर 3s, फिर 3p, क्योंकि 2p की तो एनर्जी कम है ना, और ये कह रहा नहीं 3p की कम है, तो ये भी गलत है। फिर 3s सबशेल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बच्चों अगर s सबशेल की बात करें, है ना, या s ऑर्बिटल की ही बात करें तो s के अंदर 3 नहीं कह रहा है, 3 में तो 3s 3p 3d तीनों होते, है ना, लेकिन ये सिर्फ s ऑर्बिटल की बात कर रहा है यहाँ s, है ना। तो s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो c तो ठीक लग रहा है। नाउ अ थर्ड ऑर्बिट में कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अगर n की वैल्यू 3 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑर्बिट मतलब शेल ही है ना, तो 2n²। तो आई थिंक यहां तो 18 आना चाहिए, तो मैक्सिमम 10 तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम तो 18। तो एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट लग रहा है एंड दैट इज ओनली सी। सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 4 है यहाँ पे, है ना, ऑप्शन 4 एंड आंसर इज सी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन a 1 electron system, okay, 1 electron system can be calculated as energy minus का 218 into 10 to the power minus 18 z square by n square. Which of the following correctly states the relationship between the n equals to 2 level of helium plus ion, z equals to 2 and n equals to 2 level of lithium plus 2 और z है 3। तो बच्चों फॉर्मूला तो है एनर्जी का, लेकिन कंपैरिजन करना है ना हीलियम की एनर्जी और लिथियम प्लस 2, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 की एनर्जी में क्या करना है, कंपेयर करना, ठीक है। तो बच्चों देखो एनर्जी की फॉर्मूले से देखो, एनर्जी z स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और n स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 इक्वल्स टू z स्क्वायर, तो z हीलियम प्लस का अपॉन z किसका, लिथियम, नीचे लिखा है ना हमने डिनोमिनेटर में, तो z लिथियम प्लस 2, नाउ n के इनवर्सली, तो n शेल कौन सा, लिथियम प्लस 2 का यहां रख देंगे और n शेल हीलियम प्लस का यहां डाल देंगे n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर के इनवर्सली है। नाउ कंपेयर करना है यहाँ पे, ओके, तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2, ओके। सो z स्क्वायर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 तो 2 स्क्वायर, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 तो 3 स्क्वायर। नाउ लिथियम का शेल कौन सा, तो बच्चों लिथियम का शेल है सेकेंड लेवल, सेकेंड शेल, तो लिथियम के लिए शेल आएगा 2 स्क्वायर और हीलियम का शेल कौन सा है, तो n इक्वल्स टू 2 लेवल ऑफ हीलियम, तो यहां पे भी 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कैंसिल। सो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस जो होगी दैट विल बी 4/9, 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9 ऑफ लिथियम प्लस 2, एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि हीलियम की एनर्जी लिथियम की एनर्जी का 4/9 टाइम्स होगी, तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 2। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी आंसर 2। सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, which transition is associated with the largest change in energy in the hydrogen atom? तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, घटता जाएगा। तो आपको क्या करना है, मिनिमम n
हायर और लोअर का डिफरेंस जो है वो मिनिमम रखना है, तो कम से कम डिफरेंस कहाँ है, देखो 5 to 3, 3 to 2 सॉल्व नहीं करने बैठेंगे, है ना। मिनिमम डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1 और 2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी डिफरेंस घटेगा। आपको क्या करना है, n मिनिमम रखना है, तो 1 से 2 क्या हो गया, मिनिमम हो गया, है ना। और एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और आप ऐसे भी देखेंगे N1 की एनर्जी, अगर मैं हाइड्रोजन आइटम की बात करूं तो N1 की एनर्जी होती है -13.6, है ना। और सेकेंड शेल मतलब फर्स्ट शेल में -13.6 और सेकेंड शेल में होती है -3.4, और जो डिफरेंस आता है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो मैक्सिमम डिफरेंस है। उसके बाद डिफरेंस हमेशा घटता जाता है, तो करेक्ट आंसर मैक्सिमम एसोसिएटेड एनर्जी जो है, लार्जेस्ट चेंज जो है, दैट विल बी n equals to 2 to n equals to 1. So correct answer is option 2. Which statement is false? An electron that has n equals to 5 could be in S, P, D और F. तो बच्चों हम कहेंगे ठीक है भाई, n की वैल्यू अगर 5 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2 और 3। अब फोर्थ में ले तो सकते हैं, फोर्थ है ना, लेकिन हमारा काम यहीं पे चल जाएगा ना, S, P, D, F, ठीक है। अगर वो G कहता तो हम कह सकते थे, बट अभी इतने इलेक्ट्रॉन, इतने एलिमेंट डिस्कवर है नहीं, तो G की जरूरत पड़ी नहीं, बट स्टेटमेंट ठीक है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज क्वांटम नंबर L equals to 2, द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ML आर 2 and 1। तो बच्चों अगर L की वैल्यू 2 है तो M, ठीक है, ML लिख देते, तो वो तो +2, +1, 0, -1, -2, 5 वैल्यू पॉसिबल है। ओनली पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 तो नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। तो एक बार तो 2 को डिसाइड कर दे। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज m equals to 1, तो बच्चों m की वैल्यू अगर 1 है तो इट माइट बी इन P, D और F, ये पॉसिबल है बच्चों। S नहीं हो सकता, क्योंकि S के लिए तो L 0 है ना, S के लिए L 0 है, तो S ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, पहले लिखूं मैं S सबशेल, तो बच्चों S सबशेल मतलब L की वैल्यू 0, तो M 0 ही होगा, इसके लिए M कभी 1 नहीं होगा, तो ये तो ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज n equals to 3 कैन नॉट बी इन F सब लेवल, ये भी ठीक है भाई। n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, तो S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, लेकिन F तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो मैं कहूंगी ये भी सही लग रहा है, तो गलत आंसर तो एक ही आया, ऑप्शन 2। सो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो बच्चों आई थिंक टेस्ट आपका अच्छा गया होगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिए थे मैंने, आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ टेस्ट को शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे टेस्ट दें और उनका भी कुछ फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।